हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का वन शॉट क्विक रिवीजन। सबसे पहला वर्ड जो इस चैप्टर में हम लोग को सुनने को मिलता है वो है सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को समझते हैं कि क्या है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट पर रखा जा सकता है, लेकिन हर पर्पस के लिए नहीं, फॉर सम कैलकुलेशंस। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फॉर सम कैलकुलेशंस। ये लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि फॉर सम कैलकुलेशंस, नॉट फॉर ऑल कैलकुलेशंस। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हो तो सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर रख दो, तो ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ मास का लिमिटेड यूज है, और अगर वो लिमिटेड यूज हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये अपना सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन हुआ। तो सबसे पहले तो ये कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं। तो एक पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, जैसे ये एक पार्टिकल सिस्टम है, इसमें हम लोग को तीन पार्टिकल शो किया गया है, m1 m2 m3। तीनों का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट भी लिखा जा सकता है, और सिमिलर वे में z कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज से। अगर हम लोग को कंटिन्यूअस सिस्टम मिल जाए, कंटिन्यूअस सिस्टम किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे कि जिसमें अलग अलग जगह पार्टिकल नहीं रखा हुआ है, पूरे के पूरे बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे रॉड हो गया, रिंग है, डिस्क, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो वो जो समेशन mi xi वाला फॉर्मूला था वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ये है xcm इज इंटीग्रल dm इंटू x अपॉन इंटीग्रल dm। अब इसमें ये dm क्या है? जो एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये उसका मास है। x क्या है? उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x। जैसा भी हम लोग एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x, और इंटीग्रल dm ये टोटल मास। सिमिलर वे में हम लोग ycm लिख सकते हैं, सिमिलर वे में zcm लिख सकते हैं। जब यहां पर y लिखेंगे तो ये y के किसका y कोऑर्डिनेट है? ये जो टुकड़ा हम लोग लिए हैं dm, उस dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में एक इंपॉर्टेंट अपने पास अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे हम लोग कई बार बिना कैलकुलेशन के भी फाइंड कर सकते हैं। क्या? इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट देन सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई कांस्टेंट डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन होता है जिस लाइन के अबाउट बॉडी एकदम सिमेट्रिकल है, इधर या उधर देखेंगे तो एकदम एक जैसा है। इस बात का यूज करके हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जैसे कि इस रॉड को अगर हम लोग देखें, हम लोग यहां मान रहे हैं कि ये सब यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो ये वाला जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये रॉड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगेन दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट भी पूरा रॉड सिमेट्रिकल है। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है। तो सेंटर ऑफ मास कहां हुआ? दोनों के इंटरसेक्शन पर। तो हम लोग को पता चल गया कि जो रॉड का सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एक रिंग है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, रिंग, डिस्क, स्फीयर, उसमें हम लोग अगर दो लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर पाए, जो कि कर सकते हैं, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, कोई भी एक डायमीटर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आ गया। कई ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर पाएंगे, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो जब तक दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो हमको इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा और हम लोग एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग में ये वाला जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो पक्का है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं होगा, लेकिन इसके लिए अपने पास कोई दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है
तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते। तो इतना तो पता चल गया कि इसी लाइन पर है, इधर उधर नहीं है। अब एग्जैक्ट इसका हाइट क्या होगा, वो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका सेंटर ऑफ मास हम लोग को डायरेक्टली याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला में, जो क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूले के तौर पर यूज होता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जिसका सेंटर ऑफ मास हम लोग याद रखेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर। सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर। हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पर। दो ऑब्जेक्ट और है, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास सेंटर से h/3 डिस्टेंस हाइट पर, h इसका टोटल हाइट हो गया। और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास सेंटर से h/4 हाइट पर होगा। ये 6 ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम लोग को याद होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के मोशन पर। सेंटर ऑफ मास तो हम लोग लोकेट कर लिए कि कहां है। अब अगर सिस्टम के पार्टिकल्स को इधर उधर मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आएगा, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा। तो कितना वेलोसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एक्सेलरेशन। सिमिलर फॉर्मूला है, जैसा पोजीशन फाइंड करने के लिए था उसी टाइप का दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हुआ, डेल्टा XCM इज m1x1 प्लस m2x2। इस x1 को हम लोग ऐसा समझ लें कि ये डेल्टा x1 लिखा हुआ है, ये जो x2 है ये डेल्टा x2, इसको इस तरह से कंसिडर करें। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें डेल्टा x1 डेल्टा x2 क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट रख देंगे सारे पार्टिकल्स का, तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ऐसे ही वेलोसिटी लिखना है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास। ये फॉर्मूला हम लोग को सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दे देगा। और सिमिलर वे में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर लिखना है तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इधर वेक्टर है तो इधर भी ये वेक्टर होगा। तो इन सारे फॉर्मूला से हम लोग सेंटर ऑफ मास का मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब सबसे जरूरी बात कि सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने फाइंड कर लिया, सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लिया, उसका मोशन समझ गए। अब सेंटर ऑफ मास का लिमिटेशंस क्या है, इसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां इस्तेमाल नहीं करना है। तो टोटल 4 पॉइंट्स है जहां पर हम लोग सेंटर ऑफ मास का यूज कर सकते हैं, पूरे मास को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। अगर एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है और सब अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहा है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए हम सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं। पूरे सिस्टम का मोमेंटम ये लिखा जा सकता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरा का पूरा मास मोमेंटम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सेंटर ऑफ मास पर रखा जा सकता है। दूसरा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए अगर हमको एक सिस्टम पर F इक्वल टू ma अप्लाई करना है, कैसे सिस्टम पर, ऐसे सिस्टम पर जिसमें कि सारा पार्टिकल्स अलग अलग भाग रहा है, किसी का एक्सेलरेशन a1 है, किसी का एक्सेलरेशन a2 है, डिफरेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल भाग रहा है, उस पूरे सिस्टम पर एक साथ F इक्वल टू ma लगाना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल, बाहर से जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नेट, F एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास, और उस पूरे सिस्टम में किसका एक्सेलरेशन लेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये पूरे सिस्टम के लिए एक साथ F इक्वल टू ma लग गया। तो F इक्वल टू ma लगाने के लिए सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं। तीसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका अलग अलग पॉइंट का हाइट अलग अलग है ग्राउंड से, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो सारा का सारा मास हम लोग सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg HCM। HCM इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और चौथा एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स इज सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हमको कभी सूडो फोर्स को एक पॉइंट पर लगाना पड़ा बॉडी में, तो किस पॉइंट पर लगाएंगे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास पर हम लोग सूडो फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है जहां पर हम लोग पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं।
इसके अलावा और किसी भी जगह अपने मन से सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल नहीं करना है। आगे चलते हैं इस चैप्टर में। फिर एक टर्म हम लोग को बार बार सुनने को मिलेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हम लोग कर दें। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन का कंडीशन, दो बातें हम लोग को मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये कि ये इक्वेशन कब लगा सकते हैं, वैलिडिटी क्या है ना। और दूसरा, किस टाइप के प्रॉब्लम में पता कैसे चलेगा कि यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है कि नहीं लगना है। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ लिखा हुआ है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसमें अगर हम लोग मान लें कि फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो का मतलब डी पी बाई डी टी जीरो, और डी पी बाई डी टी जीरो मतलब P कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। ये तो हो गया कंडीशन कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन को देखकर कैसे पता कर लिया जाए कि मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा। तो क्वेश्चन को देखकर पता करते हैं। तो एक पहचान है, जब भी हम लोग को सिस्टम एक से मल्टीपल में कन्वर्ट होते हुए दिखे या मल्टीपल से एक में कन्वर्ट होते हुए दिखे, तो हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि एक से दो होते हुए दिखे या सिस्टम दो से एक होते हुए दिखे, तो ऐसे क्वेश्चंस में डेफिनेटली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगने वाला है। ये एकदम पहचान है क्वेश्चन का, ये एक ट्रिक है क्वेश्चन को पहचानने का। जैसे कई बार हम लोग को ऐसा सवाल दिखेगा कि एक पार्टिकल है या एक बॉम्ब है और वो एक्सप्लोड कर गया, दो या तीन हिस्सों में टूट गया, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, तो हम लोग से कुछ वेलोसिटी वगैरह कुछ पूछ लिया जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो जब भी सिस्टम एक से मल्टीपल में कन्वर्ट हुआ, यहां वाले क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डेफिनेटली लगेगा। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, बंदूक से गोली फायर हुआ तो यहां सिस्टम एक से दो कन्वर्ट हो गया। पहले ये गोली और बंदूक का मोशन एक जैसा था, दोनों रुका हुआ था, बाद में दोनों अलग अलग मूव करने लग गया, सिस्टम एक से दो हुआ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिस्टम एक से दो हुआ या तीन हुआ, एक से मल्टीपल हुआ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक आदमी प्लैंक के ऊपर खड़ा था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक आदमी प्लैंक के ऊपर खड़ा था और कूद गया प्लैंक से, ये जंप कर गया। यहां पर भी सिस्टम एक से दो हो गया। पहले प्लैंक और आदमी का मोशन एकदम सेम था, दोनों रुका हुआ था, जंप करने के बाद आदमी अलग जा रहा है, प्लैंक अलग जा रहा है, सिस्टम एक से दो हुआ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां तो सब एक से दो होते हुए दिख रहा है या एक से मल्टीपल होते हुए दिख रहा है। कभी ऐसा भी दिखेगा कि दो से एक हो गया, कैसे, ये देखते हैं। यहां पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से बुलेट आ रहा है और इसमें घुस गया बुलेट, और अब ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है, सिस्टम दो से एक हुआ। यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डेफिनेटली लगना है। इस वाले सिस्टम में ये एक ब्लॉक है, इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया गया और ये एक लूज थ्रेड से दूसरे ब्लॉक से बंधा हुआ, ये थ्रेड अभी लूज है, इसको वेलोसिटी दिया गया, कुछ देर बाद थ्रेड टाइट हो जाएगा और दोनों कॉमन वेलोसिटी से एक साथ मूव करने लगेगा। ये v1 v2 दोनों का सेम रहेगा, स्प्रिंग टाइट हो गया तो साथ में मूव करेगा। सिस्टम क्या हुआ, दो से एक हुआ, इसका मोशन पहले अलग था, इसका मोशन अलग था, ये रेस्ट पे था, ये जा रहा था, दोनों साथ में चलने लग गया, दो से एक हुआ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दो से एक हुआ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां पर एक नीचे प्लैंक रखा हुआ है, इस प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक को वेलोसिटी दे दिया गया, वेलोसिटी सिर्फ ब्लॉक के पास है, प्लैंक के पास नहीं है। बाद में यहां जो फ्रिक्शन है ये दोनों के बीच का स्लिपिंग बंद करा देगा और फाइनली कुछ देर के बाद ये ब्लॉक और प्लैंक दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। अगेन क्या हुआ, सिस्टम दो से एक हुआ है। पहले ब्लॉक के पास अलग वेलोसिटी था, प्लैंक के पास अलग वेलोसिटी था, प्लैंक रेस्ट पे था, तो दोनों बाद में कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अगेन सिस्टम दो से एक हुआ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये तो हुआ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने का पहचान, कहां अप्लाई कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइप का सिस्टम दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं टू ब्लॉक्स स्प्रिंग सिस्टम। इसमें कुछ कॉमन सवाल हम लोग से पूछा जाता है जिसको हम लोग रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे। ये रहा अपना टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम, एक स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर ब्लॉक कनेक्टेड है। एक ये वाला रिजल्ट कि दोनों ब्लॉक्स के पास कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी एक ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी हो सकता है।
इसमें हम लोग से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन, मतलब बेसिकली मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है v रिलेटिव अंडर रूट म्यू बाई के। v रिलेटिव तो हो गया इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी मॉड ऑफ v1 माइनस v2, और म्यू जो है यह है रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस टर्म को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ये हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला। दूसरा सिचुएशन, दोनों ब्लॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर दिया गया, वेलोसिटी देने के बजाय फोर्स अप्लाई कर दिया गया है। अगेन ये फोर्स किसी एक ब्लॉक पर हो सकता है, दोनों पर हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, सेम डायरेक्शन में हो सकता है। कैसा भी सिचुएशन होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 2f बाई के। के तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ये 2f में f क्या है ये समझते हैं। f है म्यू इंटू ए रिलेटिव, म्यू तो वही हो गया रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और a रिलेटिव इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन f1 बाई m1 है, इसका एक्सेलरेशन f2 बाई m2 है, तो f1 बाई m1 माइनस f2 बाई m2, ये हो गया a रिलेटिव, एंड 2f बाई के इज मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ये कॉमन रिजल्ट याद रख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी आता है इंपल्स। इसको जनरली जे से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रल फोर्स इंटू टाइम, इंटीग्रल एफ डी टी, और अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और ये फोर्स इंटू टाइम। तो बेसिकली फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहा जाता है। फोर्स कांस्टेंट होगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड से हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं। अब ये जो इंपल्स है ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन का हिस्सा बनता है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जहां पर भी हम लोग से इंपल्स का बात कर रहा है, इंपल्स का कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, वहां पर हम लोग इस इक्वेशन के बारे में जरूर सोच सकते हैं कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बहुत जगह काम आएगा। हिंट कैसे मिलेगा, कहीं पर भी अगर इंपल्स का बात हो रहा है तो इस इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगला टॉपिक आता है इसमें कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, अब कोलाइड कर रहा है तो उससे रिलेटेड हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। तो पहले इसमें हम लोग एक टर्म समझेंगे, उस टर्म का नाम है लाइन ऑफ कोलिजन। कोलिजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइन ऑफ कोलिजन। ये होता क्या है, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल को हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाले क्विक रिवीजन में डिफाइन कर चुके हैं। वैसे लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ कोलिजन है क्या चीज, एक बार फिर से हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं इसको, कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो जिस लाइन के अलोंग एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा, नॉर्मल कहां लगा रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जिस डायरेक्शन में एक दूसरे को नॉर्मल फोर्स दे रहा है वही लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल भी कहलाता है, वही लाइन ऑफ कोलिजन भी कहलाता है। सो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल इज लाइन ऑफ कोलिजन। इसका बड़ा रोल है यहां पर। अब जैसे यहां समझते हैं, ये बॉल इस सरफेस से अगर टकराया तो ये जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग बॉल जो है इस सरफेस को नीचे नॉर्मल देगा और सरफेस बॉल को ऊपर नॉर्मल देगा, तो यही है लाइन ऑफ कोलिजन। इसी के अलोंग एक दूसरे पे नॉर्मल लगने वाला है। ये दोनों टकराया तो ये जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग ये इधर नॉर्मल देगा, ये इधर नॉर्मल देगा, तो यही लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल है, इसी को आप लाइन ऑफ कोलिजन बोल रहे हैं। दो टाइप का कोलिजन हो सकता है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन मतलब टू डायमेंशनल कोलिजन। और इन दोनों कोलिजन को आइडेंटिफाई करने का या सेपरेट करने का तरीका है लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोलिजन हेड ऑन है या ऑब्लिक है। हेड ऑन कोलिजन को ऐसा समझ सकते हैं कि दो चीज टकराया, टकराने के पहले भी जिस लाइन के अलोंग आ रहा था, टकराने के बाद उसी लाइन के अलोंग चला गया। एक ही लाइन के अलोंग पूरा मोशन हो रहा है, टकराने के पहले भी और टकराने के बाद भी। दिस इज हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। अगर दो ऑब्जेक्ट टकराया और टकराने के बाद कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, एक सिंगल लाइन मोशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये टू डायमेंशनल कोलिजन कहलाएगा। इसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं।
पता करने का तरीका क्या है? अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, दो ऑब्जेक्ट अगर टकरा रहा है और दोनों का वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है तो कोलिजन हेड ऑन है, और अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है तो कोलिजन ऑब्लिक होगा, टू डायमेंशनल कोलिजन होगा। ये पहचान है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल में पता करके देखते हैं। जैसे ये बॉल इस सरफेस से टकराने वाला है, तो ये कोलिजन कैसा होगा? तो हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रहा लाइन ऑफ कोलिजन। कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, तो ये तो हेड ऑन कोलिजन हो गया। ये पहला वाला कैसा है? हेड ऑन कोलिजन है। दूसरा वाला, जब ये ऐसे यहां टकराएगा तो लाइन ऑफ कोलिजन तो ये वाला रहने वाला है। जब यहां टकराएगा तो ये लाइन ऑफ कोलिजन होगा, और वेलोसिटी जो है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है। लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है तो कैसा हुआ? ऑब्लिक कोलिजन होगा। ये ऐसे आएगा और इधर चला जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे यहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराया, ये इन दोनों का लाइन ऑफ कोलिजन है, वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है, ऑब्लिक कोलिजन। नेक्स्ट ये वाले एग्जांपल में ये रहा लाइन ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, हेड ऑन कोलिजन। ये वाला जब टकराएगा लाइन ऑफ कोलिजन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये लाइन ऑफ कोलिजन है। कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है, तो ये कैसा कोलिजन हुआ? हेड ऑन ऑब्लिक कोलिजन हो गया, टू डायमेंशनल कोलिजन है। अब हम लोग आते हैं कोलिजन के कैलकुलेशन पर, कि अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, टकराने के पहले दोनों का वेलोसिटी है u1 एंड u2, और टकराने के बाद वेलोसिटी v1 v2 है, तो हम लोग को u1 u2 मालूम है और v1 v2 कैलकुलेट करना है। या हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दोनों देके ये पूछ ले। तो कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सपोज u1 u2 गिवन है और v1 v2 कैलकुलेट करना है, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन। पूरा कोलिजन इन्हीं दो इक्वेशंस पर बेस्ड है। कौन सा दो इक्वेशन? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक एक करके समझते हैं। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराया तो टकराने के प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सिस्टम का हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व किए, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, शॉर्ट में जिसको हम लोग COR लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e से डिनोट कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू E। ये E हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होगा। E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू E। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है कोलिजन के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ? v1 माइनस v2। v1 ज्यादा होगा, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कोलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी। कोलाइड करने के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? u2 माइनस u1। u2 ज्यादा होगा क्योंकि टकराना है, तो ये ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों का रेशियो E के बराबर होता है। और ये जो E है ये टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में बता रहा होता है। इस E के बेसिस पर हम लोग किसी भी कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। E का वैल्यू अगर 1 है तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। दूसरा है E का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो ये हुआ इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तीसरा और आखिरी कोलिजन है E इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें कि बॉडी सेपरेट हुआ ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, E का वैल्यू 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। कोलाइड होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग सेम मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस वाले कोलिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है।
ई का वैल्यू जितना कम है एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे अपना रिवीजन, वन शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।